स्पेसिफिक भी, असर्टेन भी और अनअसर्टेन भी। तो ऑप्शन विल बी बी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवा सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो केवल और केवल वहां पर। हेलो मेरे प्यारे सीएससी स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एमसीक्यूज हम लोग आज सॉल्व करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू अब आपकी हैबिट पड़ी होगी, आपने सॉल्व किए होंगे और मॉड्यूल के भी आपने सॉल्व किए होंगे। बेटा मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि किसी भी एमसीक्यू में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो देखते हैं फटाफट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास। तो देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कभी भी प्रॉपर्टी वर्ड आएगा तो प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। यानी ओनरशिप वुड पास टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी। देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी सेल माना जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा, हायर परचेज, सेल ऑन अप्रूवल, सेल। ये बेसिकली सेल की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी, बायर जब टोटल प्राइस पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट इंक्लूड। जो गुड्स की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे एक्शनेबल क्लेम, मनी, इन सबको एक्सक्लूड किया है। तो एक बार देखते हैं तो किसको किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बोला है डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए गुडविल, गुडविल तो होती है तो गुडविल को तो इंक्लूड किया है। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं करता है, राइट। तो एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड किया गया जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऑप्शन विल बी बी, एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। यही तो फर्क होता है। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, असर्टेन गुड्स हैं, अनअसर्टेन गुड्स हैं, ये तीन कैटेगरी होती है एग्जिस्टिंग गुड्स की। तो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। फ्यूचर गुड्स हैं तो फ्यूचर गुड्स के लिए हमेशा होगा एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होती, जब गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तब जाकर के उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसकी बात करी गई है, मूवेबल गुड्स ओनली, इमूवेबल गुड्स, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ऑल गुड्स एक्सेप्ट ऑर्नामेंट। तो यहां पर बेटा केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है, मूवेबल गुड्स की बात करी गई। क्यों, क्योंकि गुड्स की जो डेफिनेशन है वही ये बोलती है ना, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। Under Sale of Goods Act 1930, the terms goods means every kind of movable property and it includes stock and share, बिल्कुल, growing crops and grass, both A and B, none of the above। तो बेटा यहाँ पर इंक्लूड करने की बात करी जा रही है तो किसको किसको इंक्लूड किया गया है, स्टॉक एंड शेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को भी इंक्लूड किया गया है। तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी, दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसकी बात करी जा रही है, सेल की बात करी जा रही है, मॉर्गेज की बात करी जा रही है, प्लेज की बात करी जा रही है, या ऑल ऑफ द अबव की बात करी जा रही है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है सेल की। ठीक है, मॉर्गेज के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्लेज के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स वर ओरिजिनली विद इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद मॉर्गेज,
द सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिस्ट्रिक्ट द पार्टीज टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ लॉ और नन ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। 1930 में उसको हटा करके एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, उसको बोला गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ऑप्शन विल बी ए, द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स वर ओरिजिनली विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आगे का देखते हैं। गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नोन एज। तो जब गुड्स मौजूद होते हैं सेल के समय में तो उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट गुड्स बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो देखो स्पेसिफिक गुड्स और एग्जिस्टिंग गुड्स दोनों ही आपने सुने होंगे, लेकिन बेटा स्पेसिफिक गुड्स इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी मैंने आपको बताया ना एग्जिस्टिंग गुड्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके के, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग गुड्स। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स में तीनों आ जाते हैं, स्पेसिफिक भी, असर्टेन भी और अनअसर्टेन भी। तो ऑप्शन विल बी बी यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर डिलीवरी हम लोगों ने नहीं सुनी। तो ऑप्शन विल बी डी। क्यों, क्योंकि यहां पर पूछ क्या रहा है, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी। डन है। आगे देखते हैं। इस चीज को एमसीक्यू को सॉल्व करते समय इस चीज को बेटा ध्यान में जरूर रखना कि कहां पर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, कहां पर नेगेटिव वे में पूछा है। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं देखते हैं। अच्छा, रेलवे रिसिट होती है बेटा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है इसमें राइट होता है, राइट ओवर कंट्रोल ऑफ गुड्स। गुड्स को अपने कंट्रोल में रखने का राइट होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से, रेलवे रिसिट होती है बेटा, वार फिंगर सर्टिफिकेट ये भी होता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट ये भी होता है। तो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। जिसका नाम इन तीनों डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, चाहे वो रेलवे रिसिट हो, वार फिंगर सर्टिफिकेट हो या वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो, जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है उसी के पास में गुड्स को अपने कंट्रोल में रखने का राइट होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा ठीक है, जो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, राइट। देखते हैं, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये तो राइट है। बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये भी सही है। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी सही है। इसमें पूछा गया है नन ऑफ द अबव, तो बिल्कुल तीनों सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन विल बी, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि यार इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे वाला नन ऑफ द अबव था, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव। इसको मैं हटा दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब इनमें से भाई कोई भी नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग एन अथॉरिटी। अब मर्केंटाइल एजेंट जो कॉमर्शियल एजेंट होता है, जो बिजनेस के लिए एजेंट रखा जाता है, उसकी क्या क्या अथॉरिटी होती है। देखिए, सेल और कंसाइन गुड्स, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, सेल और बाय गुड्स, एनी ऑफ द अबव। बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड वो सारे काम कर सकता है। तो आंसर विल बी डी, एनी ऑफ द अबव। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मर्केंटाइल, सॉरी ये तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज
अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटेड है, बोथ ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, तो बेटा ऑप्शन होना चाहिए इसमें एग्जीक्यूटेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, तो यानी कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो इसका मतलब ओनरशिप तो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है ना, और ओनरशिप ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेमेंट तो आगे पीछे चल जाता है, तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। आगे देखते हैं, इन विच फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली, तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। अग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल तो फ्यूचर गुड्स के लिए होता है, तो इसमें तो होगी नहीं। हायर परचेज, हायर परचेज में फ्यूचर में ईएमआई पे करने का ऑप्शन होता है, इंस्टॉलमेंट टू सेल नहीं, सेल, ऑप्शन विल बी सी। डन है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है अ स्टिपुलेशन इन विच एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा यहां पर मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम लोगों ने कंडीशन और वारंटी पढ़ा था, वारंटी इज द कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस कंडीशन होती है। देखते हैं, वारंटी, गारंटी, कंडीशन, इंडेमिनिटी, ऑप्शन विल बी सी, कंडीशन है ना। आगे देखते हैं, अब देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द अग्रीव्ड पार्टी। अब अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है, यानी कंडीशन का अगर वायलेशन हो रहा है, तो जब कंडीशन का वायलेशन होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवा सकता है। जब वारंटी का वायलेशन क्या होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, केवल कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो यहां पर बेटा दोनों बोला जा रहा है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकता है। तो यहां पर सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर अग्रीव्ड पार्टी, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो अग्रीव्ड पार्टी के पास में राइट है कि वो दोनों ही चीजें कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और वहां पर कॉम्पनसेशन की भी डिमांड कर सकता है। डन है सबको, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑप्शन ना होता ना, बोथ ए एंड बी, तो यहां पर ऑप्शन क्या होता, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये दिया हुआ है, हम लोगों को हमेशा देखना है वन ऑफ द बेस्ट आंसर। हो सकता है दोनों ऑप्शन सही हो, अब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है, तो इस वजह से ऑप्शन होगा सी। क्लियर। आगे देखो, अब कंडीशन में बी ट्रीटेड एज वारंटी। अब कंडीशन को वारंटी की तरह से कब ट्रीट कर सकते हैं, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जहां पर एक तो वॉलंटरी वेवर हो, यानी बायर ने वॉलंटरी वेव कर दिया हो अपने राइट को। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा जहां पर बायर कंडीशन को वारंटी की तरह से ट्रीट कर रहा है, यानी कि वो गुड्स को वापस नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो केवल और केवल वहां पर कॉम्पनसेशन के लिए जा रहा है। और दूसरा, अगर गुड नॉन सेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, और बायर गुड्स को यूज कर चुका है, ठीक है, पार्ट को यूज कर चुका है, तो देखते हैं, वेवर ऑफ कंडीशन बाय द बायर, ये तो ठीक है। बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये भी ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर इन केस ऑफ नॉन सेवरेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी सही। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शंस बेटर हैं, इस वजह से ऑप्शन विल बी डी। आगे देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। अब देखो, डज नॉट अप्लाई, तो बेटा यहां पर कैवेट एम्प्टर के ये एक्सेप्शन पूछ रहा है, ठीक है। कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या पढ़ा था, लेट द बायर बिवेयर, तो इसके एक्सेप्शन पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल, द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल, the goods are bought by sample as well as description, the exact purpose is known to the seller and regular dealer। तो बेटा इसमें सारे ही होंगे, क्योंकि अगर गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया है तो बायर तो हमेशा ये मान करके चलेगा कि गुड्स सैंपल की तरह से हैं। अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग बेचा गया है तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अगर बायर ने अपना एग्जैक्ट पर्पस बता दिया है सेलर को, तो फिर वहां पर बायर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, बायर ये मान करके चलेगा कि सेलर उसको सही गुड्स देगा, और सेलर वहां पर रेगुलर डीलर भी है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो कंडीशन, वारंटी और कैवेट एम्प्टर वाले क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। आगे देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। तो देखो, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल तो होती है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन ये भी होती है, कंडीशन एज टू सैंपल ये भी होती है। तो ऑप्शन विल बी सी, कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस। क्यों? क्योंकि ये बेटा वारंटी है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वारंटी में आएगा, ये इम्प्लाइड कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन विल बी सी। आगे देखते हैं, द कंडीशन एंड वारंटीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, आइदर ए और बी। तो ऑप्शन विल बी सी बेटा। क्यों ऑप्शन विल बी सी? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो ऑप्शन विल बी सी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी दी हुई है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, है ना। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड वारंटी। तो इनमें से कौन सी इम्प्लाइड वारंटी नहीं है? अच्छा देखते हैं, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, ओके। बी है वारंटी एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस, ओके। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, तो बेटा ये भी है, अनडिस्टर्ब पोजीशन भी है, सही है, इनकम्ब्रेंसेस भी है, ये भी सही है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ये भी सही है। चौथा क्या है? वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। तो बेटा ये कंडीशन है, ये इम्प्लाइड कंडीशन में आता है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड वारंटी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन विल बी डी। डन है सबको? इसमें आपको बेटा इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। आगे देखते हैं, अब देखो, इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सैंपल द गुड्स शुड बी कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, अदरवाइज बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, सेलर इज लायबल टू पनिशमेंट। तो बेटा बायर के पास में राइट है कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना, अगर गुड्स को सैंपल दिखा करके बेचा गया है तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अगर गुड्स सैंपल की तरह से नहीं है तो यहाँ पर बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन विल बी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है मिस्टर ए, एक छोटा सा केस लॉ दिया हुआ है, छोटा सा केस लॉ है, तो देखते हैं। एम अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन सेट टू एन, ओके। एम एक शॉपकीपर है, उसने एक टेलीविजन बेचा एन को, ठीक है। हु परचेज इट इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में खरीदा। द सेट हैड सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इट डिड नॉट वर्क आफ्टर अ फ्यू डेज इन स्पाइट ऑफ रिपेयर, अच्छा रिपेयर भी उसने करवा लिया है, रिपेयर कराने के बाद भी नहीं चला। तो इन दिस केस द टेलीविजन वॉज नॉट मर्केंटेबल एज इट वॉज नॉट फिट फॉर ऑर्डिनरी पर्पस। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो यहां पर क्या बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स द टेलीविजन, दूसरा ऑप्शन क्या है? द बायर हैज द राइट टू रिजेक्ट द टेलीविजन एंड टू हैव रिफंड ऑफ द प्राइस, ओके। सी क्या बोल रहा है? बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, या तो उसके पास में राइट होगा या तो नहीं होगा। सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन आप एक बार फटाफट से बताओ, देखो एक केस लॉ है, केस लॉ का ऑप्शन आप गेस करो फटाफट से, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पर ये बोला गया कि जो टेलीविजन है वो मर्केंटेबल नहीं है और जो ऑर्डिनरी पर्पस होता है गुड्स का उसके लिए यूजेबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए आप बताओ, गेस करो फटाफट से। बेटा यहां पर अगर गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है तो ये भी तो इम्प्लाइड कंडीशन में आता है ना, कि भाई गुड्स जिस पर्पस के लिए लिए गए हो या गुड्स का जो पर्पस होता है, जो ऑर्डिनरी पर्पस होता है, कम से कम वो तो फुलफिल होना चाहिए ना। तो यहां पर वो पर्पस तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द टेलीविजन एंड टू हैव रिफंड ऑफ द प्राइस। ये भी तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो बायर के पास में राइट होगा कि टेलीविजन को रिजेक्ट भी कर सकता है और रिफंड के लिए भी जा सकता है। डन है? आगे देखते हैं,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है वेयर द बायर इज डिप्राइव टू गुड्स बाय देयर ट्रू ओनर, ओके, then the buyer may recover the price for breach of condition as to title, cannot recover the price for breach of condition as to title, either A और B। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब बायर अगर गुड्स का है तो उसके पास में ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए ना। अगर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई या बायर की ओनरशिप में डिफेक्ट है तो जितने भी सब्सिक्वेंट बायर होंगे ना सबकी ओनरशिप में डिफेक्ट होता रहेगा। और अगर ओनरशिप में डिफेक्ट है तो फिर वहां पर क्या हुआ, वहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई। कौन सी ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल जो पहली कंडीशन थी, तो यहां पर बेटा ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल हो रही है, तो इस वजह से यहां पर ऑप्शन होना चाहिए मे रिकवर द प्राइस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल। ऑप्शन विल बी ए। डन है सबको, ठीक है। तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट। Where goods are bought by description from seller who deals in good of that description, okay, what is the implied condition। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जहां पर गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचे गए हैं और जो सेलर है, ठीक है, वो उन गुड्स को उस पे डील भी करता है, राइट। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, वो डीलर भी है उस चीज का। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी, देखें, दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, दैट द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क। नहीं, ये तो सैंपल से मतलब ही नहीं है। द गुड्स शैल बी ऑफ एक्सीलेंट, मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन खैर आगे भी देख लेते हैं। द गुड्स शैल बी ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, ओके, द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। तो बेटा यहाँ पर अगर ये चीज़ आ जाए ना कि जो 90% केसेस में अगर कभी ऐसा आ जाए कि जो सेलर है वो डीलर भी है इन गुड्स का, जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचे गए हैं उसका डीलर भी है, उसमें रेगुलर बेसिस पे डील करता है, तो वहां पर हमेशा मर्केंटेबल क्वालिटी वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ये बात याद रखना है ना। तो यहां पर ऑप्शन विल बी ए, दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। और ये अगर मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है तो फिर उस केस में बायर के पास में राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। डन है। तो चलो आज के लिए हम लोग इतने ही एमसीक्यू रखते हैं। आज हम लोग ने 25 के इसके एमसीक्यू, अच्छे लेवल के एमसीक्यू, अब एग्जाम में भी इस पे अच्छे लेवल के आते हैं, है ना। तो इसके आगे के जो एमसीक्यू हैं उसको हम लोग नेक्स्ट रन में कवर अप करेंगे। तब तक इतने एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करो। ये जो शीट है एमसीक्यू की शीट, मेरे ख्याल से आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी मिल गई होगी, अगर ना मिली हो तो आप बताना, मैं इसको बैकएंड टीम को बोल दूंगा, डलवा देंगे। और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की पीपीटी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।